9th March 2022, The Hindu editorial, Global Stagflation Risk. विश्व में स्टैगफ्लेशन का खतरा। तो स्टैगफ्लेशन एक आर्थिक शब्द है जिसमें कि स्टैगनेंट से निकल के आता है, फ्लेशन यानी कि कोई चीज़ में बदलाव। जैसे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब दामों का बढ़ना, और दूसरी तरफ डिफ्लेशन होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब फूलना, डिफ्लेशन मतलब साइज में घटना, स्टैगफ्लेशन मतलब न घटना न बढ़ना। As Russia's invasion of Ukraine, India will have to cut fuel taxes. भारत को फ्यूल पे जो टैक्सेस हैं वो कट करने पड़ेंगे, और रिस्क बोथ फास्टर इन्फ्लेशन एंड स्लोअर ग्रोथ। नहीं तो भारत को एक खतरा उठाना पड़ेगा कि उसका मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी और तेजी से, यानी दामों में बढ़त आएगी, और जो ग्रोथ है वो और धीमी हो जाएगी। As Russia's invasion of Ukraine is set to enter the third week, the economic costs of the conflict in Eastern Europe threatens to stall the shaky global recovery from the COVID-19 pandemic. जैसे रशिया का यूक्रेन में जो इन्वेजन है, जो जो घुसपैठ है, इसको बल्कि घुसपैठ इंसर्जेंसी को बोलते हैं, इन्वेजन मतलब एक अटैक है, वो तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर रहा है। तो आर्थिक जो कॉस्ट है इस कॉन्फ्लिक्ट की ईस्टर्न यूरोप में, वो एक खतरा पैदा कर रही है कि जो ग्लोबल रिकवरी हो रही थी कोविड-19 के महामारी से, जो पहले से ही थोड़ा सा हिल रही थी रिकवरी, वो रुक ना जाए कुछ समय के लिए। While the expansive financial sanctions imposed on Russia by the US and its Western allies have sent the value of the ruble plunging by more than 60% against the dollar, जबकि जो वित्तीय सैंक्शंस रशिया पर यूएस और उसके पश्चिमी मित्रों के द्वारा, साथियों के द्वारा इम्पोज किए गए हैं, लगाए गए हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव यानी बढ़त, काफ़ी बढ़त लिए हुए सैंक्शंस हैं, उन्होंने रूबल के मूल्य को नीचे गिरा दिया है, करीब करीब 60% से भी ज़्यादा डॉलर के मुकाबले में, जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत हुई थी। The war led disruptions to supply, and the sanctions have sent the prices of several key commodities soaring, from wheat and corn to metals, including nickel and aluminium, and most crucially, crude oil and gas. वॉर के द्वारा जो सप्लाई में जो अड़चन आ रही थी, और जो सैंक्शंस हैं, उन्होंने कई मुख्य कमोडिटी के प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया है, ऊपर भेज दिया है, यानी बढ़ा दिया है, उछाल दिया है। गेहूं से लेके मक्के तक और मेटल्स तक, जिसमें कि निकल और एल्युमिनियम भी शामिल हैं। और सबसे क्रूशल बात यह है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रूड ऑयल और गैस के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया है। Brent crude futures surged to a high not seen since July 2008 and are currently about 29% higher than before the invasion began on February 24. ब्रेंट क्रूड के जो फ्यूचर्स हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करने का या उसमें स्पेकुलेट करने का, ब्रेंट क्रूड के जो फ्यूचर्स हैं वो ऊपर की तरफ बढ़े, और इस इस प्राइस इस ऊंचाई पे वो बढ़ गए जो उन्होंने जुलाई 2008 से नहीं देखा था। और आजकल अभी वो इस वक्त वो 29%
ऊपर हैं उस लेवल से जब इन्वेजन शुरू हुआ था उसके पहले के प्राइस से, जो कि इन्वेजन जब शुरू हुआ था February 24 को. The price of natural gas has also risen sharply in Europe amid concerns that supplies from Russia could be hit either on account of European nations agreeing to a US proposal to shut the tap on Russian energy exports or by retaliatory sanctions by Moscow. नेचुरल गैस का जो प्राइस है उसने भी एक शार्प राइज देखी है यूरोप में, ऐसी चिंताओं के बीच में कि रशिया से जो सप्लाईज आ रही हैं वो हिट हो सकती हैं, या तो इस कारण से कि यूरोपियन नेशंस ने यूएस प्रपोजल के साथ, प्रस्ताव के साथ एग्री किया है कि वो रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स के नल को बंद कर देंगे, या मॉस्को पर जो है वो रिटेलिएटरी या फिर मॉस्को अपने विपरीत अपने जवाबी सैंक्शन लगाएगा और उसके वजह से भी रशिया की सप्लाईज हिट हो सकती हैं. रशिया सप्लाइज Europe about 40% of its gas requirements, roughly a quarter of its oil, and almost half its coal needs, and an embargo on energy supplies from Russia, which sent already high electricity costs in the countries comprising the Eurozone skyrocketing. रशिया यूरोप को उसके गैस का रिक्वायरमेंट का ज़रूरत का 40% सप्लाई करता है, जो कि रफली उसके जो ऑयल के जो भी उनकी ऑयल की सप्लाई है यूरोप को जा रही है उसका एक चौथाई सप्लाई रशिया करता है, और करीब करीब कोल की ज़रूरतों का आधा वो सप्लाई करता है रशिया. और यदि जो रशिया से एनर्जी सप्लाई आ रही है उस पर रुकावट लग जाती है, एम्बार्गो लग जाता है, चाहे रशिया की वजह से चाहे वेस्टर्न नेशंस की वजह से, तो उससे पहले से जो हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हैं इन कंट्रीज़ में जो कि यूरोजोन में आती हैं वो आकाश को छू जाएंगी. That in turn would hit consumers as well as business and factories, forcing them to either raise prices or possibly even temporarily shut operations. और उससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हिट हो जाएंगे और बिजनेस और फैक्ट्रीज भी हिट हो जाएंगी, और हो सकता है कि वो फोर्स हो जाएं, मजबूर हो जाएं कि वो या तो अपने प्राइसेस को बढ़ाएंगी या संभवतः कुछ समय के लिए अपने ऑपरेशंस को उनको बंद भी करना पड़ सकता है. Inflation in the euro area had accelerated to 5.8% in February, mainly on account of a more than 31% surge in energy prices. And with the uptrend in oil prices steepening in sharply this week, the outlook for price gains in Europe and worldwide is not encouraging. यूरो यूरोप के एरिया में जो इन्फ्लेशन है वो पहले ही तीव्र गति से बढ़ता हुआ 5.8% पे पहुंच गया था फरवरी में, और मुख्यतः इस वजह से था क्योंकि 31% से भी ज़्यादा एनर्जी प्राइसेस में बढ़त आई थी, और ऑयल प्राइसेस में चूंकि ऊपर की तरफ का रुझान है जो कि और तिरछा हो जा रहा है इस हफ्ते में, तो प्राइस गेन्स का जो आउटलुक है यूरोप में और पूरी दुनिया में वो कोई बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाला नहीं है. The IMF, which had in January cut its forecast for global growth in 2022 to 4.4%, citing the Omicron variant, rising energy prices, and supply disruptions on March 5, warned that the war in Ukraine posed grave risks to the global recovery. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसने कि जनवरी में अपना ग्लोबल ग्रोथ का जो फोरकास्ट है उनका उसको कट कर दिया था 2022 के लिए 4% पे, उन्होंने कहा था कि 4%, 4.4% ग्रोथ होगी. ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है महामारी का उसका कारण बताते हुए उन्होंने कट किया था ये फोरकास्ट अपना.
और उन्होंने ये भी कहा था कि राइजिंग एनर्जी के जो प्राइसेस हैं उसके कारण से भी कट कर रहे हैं, और सप्लाई डिसरप्शंस के कारण भी उन्होंने फोरकास्ट ये जो 4.4% का किया था। और मार्च 5 उन्होंने ये चेतावनी दी है कि जो यूक्रेन के साथ वॉर है वो बहुत ही सीरियस रिस्क सामने रख रही है ग्लोबल रिकवरी के लिए, with analysts projecting that the crude prices will cross $180 a barrel and some traders punting on prices surpassing 200 a barrel. India too can hardly be sanguine. जबकि जो विश्लेषण करता है वो प्रक्षेपित कर रहे हैं कि यानी दिखा रहे हैं कि सामने बोल रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस जो हैं प्रोजेक्ट करना मतलब सामने रखना कि भाई क्रूड प्राइसेस $180 क्रॉस कर जाएंगे एक बैरल के लिए। एक बैरल में करीब 50 लीटर होता है, और कुछ ट्रेडर्स पंट कर रहे हैं, यानी इस बात पे भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, यानी सट्टा कर रहे हैं कि प्राइसेस $200 भी एक बैरल पे उसके पार निकल जाएंगे। इंडिया भी जो है कैन हार्डली बी सैंग्विन, और इंडिया भी जो है को भी सीरियस होना पड़ेगा, और इंडिया इसको आसानी से नहीं ले सकती है। इस डिप्लोमेटिक फेंस सिटिंग नॉटविथस्टैंडिंग, भले ही भारत जो है डिप्लोमेटिक वे में फेंस सिटिंग कर रही है, यानी बीच में बैठी है, ना मैं इधर हूँ ना मैं उधर हूँ, वो कहीं अलाइन नहीं हो रही है इस वॉर में, ना रशिया के साथ, ना यूक्रेन के साथ, ना वेस्ट के साथ। भले ही वो फेंस पे बैठी है, उसके बावजूद भी भारत को सीरियस होना पड़ेगा। In a 2019 paper on the impact of crude price shock on India's current account deficit, inflation and fiscal deficit, two senior RBI researchers posited that a $10 increase in the price of oil from a $65 level would raise headline inflation by about 49 basis points or widen the government's fiscal deficit if it decided to absorb the entire oil price shock. एक 2019 के पेपर में जिसका कि शीर्षक था क्रूड प्राइस शॉक का क्या इम्पैक्ट है भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पे, इन्फ्लेशन पे और फिस्कल डेफिसिट पे, उसमें दो सीनियर आरबीआई के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये बात सामने रखी कि अगर ऑयल का प्राइस $10 प्रति बैरल बढ़ता है $65 के लेवल से, जब जो लेवल उस टाइम पे था, तो उससे जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो करीब 49 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाएगा, और या फिर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि पूरा ऑयल प्राइस शॉक वो खुद अब्जॉर्ब कर ले। इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, दे फेस अ टफ चॉइस, वो एक मुश्किल चॉइस को फेस कर रहे हैं। बेयर द कॉस्ट ऑफ लोअर रेवेन्यू बाय कटिंग फ्यूल टैक्सेस और रिस्क बोथ फास्टर इन्फ्लेशन एंड स्लोअर ग्रोथ, कि वो क्या करें, कि क्या जो लोअर रेवेन्यू का जो कॉस्ट है, लोअर रेवेन्यू का जो कॉस्ट है वो खुद बेयर करें फ्यूल टैक्सेस को कट करके, और क्योंकि फ्यूल टैक्सेस को वो कट करेंगे तो उनके पास रेवेन्यू कम हो जाएगा, या फिर वो ये खतरा मोल लें कि इन्फ्लेशन तेज बढ़ जाए और ग्रोथ कम हो जाए या धीमी हो जाए। क्लियर सिग्नल्स, साफ सिग्नल आ रहे हैं। इंडिया एंड चाइना मस्ट टेक ऑन बोर्ड ग्लोबल करंट्स दैट कुड रीशेप टाइज। भारत और चाइना को अपने मद्देनजर लेना चाहिए इन विश्व की करंट्स को, जो कि रिश्तों को फिर से एक नया शेप दे सकते हैं। China's claim that the US Indo Pacific strategy is aiming to create an Indo Pacific version of NATO, as the Chinese Foreign Minister Wang Yi put it on March 7, is not new. चाइना का ये दावा करना कि यूएस की जो इंडो पैसिफिक रणनीति है वो ये लक्ष्य कर रही है कि वो नाटो का एक इंडो पैसिफिक वर्जन भी तैयार कर दे।
जैसा कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने बात रखी थी मार्च 7 को। और ये बात कोई नई बात नहीं है। Indeed, even as long as 15 years ago, during the first iteration of the now revived India, Australia, Japan, US Quad, Beijing warned of an impending Asian NATO, which of course never materialized. वाकई में काफी समय पहले, जैसे 15 साल समय पहले भी, सबसे पहली बार जब ये बात कही गई, जो अब जब सबसे पहली बार जो क्वाड बनाया गया था, उसको कहते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का जो क्वाड है, उसमें जब ये सबसे पहली बार वो बनाया गया था, ट्रेशन यानी सबसे पहली बार जब वो बनाया गया था, तो उसमें बीजिंग ने ये चेतावनी दी थी कि एक एशियन नाटो बन रहा है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस है, जो ऑफ कोर्स कभी भी बाद में मटेरियलाइज नहीं हुआ, ये बना नहीं। The latest statement does, however, assume significance in the current global context and amid the crisis in Ukraine. और हाल में जो स्टेटमेंट आया है वो हालांकि एक इम्पोर्टेंस अज्यूम कर लेता है, जो अभी की जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, ग्लोबल संदर्भ है उसमें, और इस क्राइसिस के बीच में, यूक्रेन में। Mr. Wong, speaking in Beijing during the National People's Congress, has accused the US of stoking geopolitical rivalry by forming exclusive clubs. मिस्टर वोंग जो कि बीजिंग में बोल रहे थे नेशनल पीपल्स के कांग्रेस के दौरान, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया अमेरिका पे कि वो जियोपॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता को की आग को भड़का रहा है, एक्सक्लूसिव अलग अलग थलग क्लब बनवा के। He said by strengthening the Five Eyes intelligence alliance and peddling the Quad, piecing together AUKUS and tightening bilateral military alliances, the US was leading what he called a 5-4-3-2 formation in the region. उन्होंने ये कहा कि ये पांच आंखों को मजबूत करके, पांच आंखों का जो इंटेलिजेंस अलायंस बनाया गया है, उसको मजबूत करके और कॉर्ड को आगे बढ़ा के, पेडल करके, मतलब उसको उसको नेगोशिएट करके कि कॉर्ड आगे बढ़े, पीसिंग टुगेदर ऑकस को एक साथ लाके, और बायलैटरल मिलिट्री अलायंसेस को और टाइट करके यूएस जो है वो 5-4-3 और 2 के फॉर्मेशन को लीड कर रहा है इस रीजन में। 5 यानी 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज, 4 यानी कॉड, 3 यानी ऑकस, और 2 bilateral alliances, military alliances. The broader goal, he said, was to establish an Indo-Pacific version of NATO. ब्रॉडर गोल ये है, उन्होंने कहा कि एक इंडो पैसिफिक वर्जन तैयार हो जाए नाटो का। In recent weeks, Beijing has repeatedly blamed NATO for the crisis in Ukraine. हाल के हफ्तों में बीजिंग ने बार बार नाटो को ऊपर ब्लेम लगाया है कि वो यूक्रेन की बुरी हालत के लिए। While claiming to stay neutral, it has moved to reaffirm ties with Russia, which Beijing on Monday described as rock solid. जबकि वो दावा करता है कि न्यूट्रल है चाइना, वो आगे बढ़ा है और उसने फिर से अपनी दृढ़ता से अपने रिश्तों की बात की है रशिया के साथ, जो कि बीजिंग कहता है, बीजिंग ने मंडे को वर्णन किया कि हमारे जो रिश्ते हैं रशिया के साथ वो रॉक सॉलिड है, चट्टान की तरह वो सॉलिड है। When the two countries' leaders met for a summit on February 4, China backed Russia on its concerns of NATO's eastward expansion in Europe, and Russia returned the favor with both criticizing the US. जब दोनों कंट्री के लीडर्स मिले एक समिट के लिए फरवरी 4 को, चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया उसके चिंताओं के बारे में, नाटो के ईस्ट की तरफ एक्सपेंशन के विषय को लेकर यूरोप में, और रशिया ने उसका फेवर को वापस दिया कि जो पक्ष उनका लिया गया था चाइना के द्वारा, उसको वापस किया, रिटर्न द फेवर, यानी कि उन्होंने भी रेसिप्रोकली उल्टा उनको तारीफ की
और दोनों ने क्रिटिसाइज किया यूएस को कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को। Beyond their already deep political and economic linkages, these mirrored concerns on US alliances are emerging as a powerful binding glue in the China-Russia axis. जो पहले से गहरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, उसके पार जाके इन देशों ने जो यूएस ने अलायंसेस किए हैं, ये जो कंसर्न्स मिरर किए हैं इन्होंने कि यूएस के जो अलायंसेस हुए हैं वो एक पावरफुल बाइंडिंग ग्लू के रूप में इमर्ज हो रहा है रशिया और चाइना के एक्सिस के बीच में। ये जो जिस तरह से इन्होंने कंसर्न्स को मिरर किया, एक दूसरे ने एक जैसे कंसर्न्स को रखा, जो एक दूसरे के मिरर कंसर्न्स हैं, एक दूसरे की चिंताओं को मिरर किया, यानी कि जो चिंता वो व्यक्त कर रहा है वही चिंता वो भी व्यक्त कर रहे हैं यूएस के अलायंसेस के बारे में। तो ये जो चिंताएं हैं, ये एक पावरफुल चिपका देने वाले ग्लू का काम कर रहा है, गोंद का काम कर रहा है चाइना और रशिया की एक्सिस पर। न्यू दिल्ली विल नीड टू कंसिडर हाउ दिस विल इम्पैक्ट इट्स क्लोज रिलेशंस विद रशिया। न्यू दिल्ली को भी जरूरत है इसको कंसिडर करने की कि भी किस प्रकार से इसका हमारे जो क्लोज रिलेशंस है रशिया से उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। By explicitly equating the Quad, which is not a military pact, with other security agreements, China now and also appears China now also appears to be clearly situating India as a part of the US exclusive club. बहुत ही एक्सप्लिसिटली क्वाड के साथ इक्वेट करके, जो कि एक मिलिट्री पैक्ट नहीं है, दूसरे सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के साथ उनको एक साथ मिला के चाइना अब जो है ऐसा प्रतीत होता है कि वो साफ तौर पे इंडिया को यूएस के एक्सक्लूसिव यानी अलग क्लब का एक पार्ट के रूप में, एक भाग के रूप में इंडिया को सिचुएट कर रहा है, यानी कि इंडिया को वहाँ पे स्थान अपने हिसाब से दे रहा है कि इंडिया यूएस के एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर है। न्यू दिल्ली हैज रिजेक्टेड दैट नोशन। न्यू दिल्ली ने इस धारणा को खंडित किया है। ओनली लास्ट मंथ External Affairs Minister S. Jaishankar said interested parties were making a lazy analogy of an Asian NATO, and India was not a US treaty ally. पिछले ही महीने में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा था कि जो दिलचस्पी लेने वाली पार्टीज हैं, यानी जिनका इसमें दिलचस्पी है कि भारत को एक एशियन नाटो का पार्ट घोषित कर दें, वो बड़े लेजी तरीके से मिलान करके एशियन नाटो की बात कर रहे हैं। और भारत तो यूएस का कोई ट्रीटी अलाय नहीं। Indeed, some in Delhi have come to view Beijing's aggressive moves along the LAC in 2020 as a warning sign to deter India-US relations. वाकई में न्यू दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो कि बेजिंग के एग्रेसिव मूव्स को वैसे देखते हैं अलोंग द हमारी जो बॉर्डर लाइन है LAC 2020 में, उसको एक चेतावनी के साइन के रूप में देख रहे हैं, जिससे कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस को डिटर किया जा सके। इस वजह से शायद चाइना एग्रेसिव मूव कर रहा है हमारे LAC पे। इंडियाज फर्म एंड करेक्ट रिस्पॉन्स हैज बीन टू होल्ड द लाइन। भारत का बड़ा दृढ़ और करेक्ट रिस्पॉन्स रहा है कि उस लाइन को होल्ड करके रख रहा है भारत, एंड कंटिन्यू डीपनिंग टाइज नॉट ओनली विद द यूएस, और वो अपने टाइज को साथ साथ यूएस के साथ ही नहीं गहरा कर रहा और क्वाड के साथ ही नहीं गहरा कर रहा, बल्कि बट ऑल्सो अदर इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, बल्कि वो दूसरे इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के साथ भी अपने रिश्तों को गहरा कर रहा है। टू अंडरलाइन इट विल नॉट बी स्वेड, ये अंडरलाइन करने के लिए कि भारत अपने रास्ते से हिलेगा नहीं। द अदर मैसेज फ्रॉम इंडिया has been that sensitivity to concerns has to be mutual.
and cannot be demanded from one side when ignored by the other. दूसरा भारत से जो मैसेज जा रहा है वो ये रहा है कि कोई भी चिंताओं के प्रति जो संवेदनशीलता है वो आपसी होनी चाहिए और एक तरफा नहीं होनी चाहिए, और एक साइड उसको डिमांड नहीं कर सकती जबकि वो दूसरी साइड उसको उस सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को इग्नोर कर देगी। चाइनाज रिलेशंस विद पाकिस्तान बीइंग अ केस इन पॉइंट, चाइना के जो पाकिस्तान से जो रिलेशंस है वो इसी तरह का एक केस है। मिस्टर वॉन्ग डिड एक्नॉलेज दैट recent setbacks in ties suited neither land nor China. मिस्टर वॉन्ग ने ये बात स्वीकार की थी कि हाल में जो सेटबैक हुए हैं रिलेशंस में वो ना तो इंडिया को और ना ही चाइना को सूट करते हैं। अ व्यू न्यू दिल्ली शेयर्स, ये एक ऐसा ओपिनियन है जो कि न्यू दिल्ली भी शेयर करता है। The two sides will meet on March 11 for the next round of military talks to take forward LAC disengagement. दोनों साइड जो हैं वो मार्च 11 को मिलेंगी अगले राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, मिलिट्री टॉक्स के लिए, जिससे कि इस LAC डिसएंगेजमेंट को की बातों को आगे ले जा सके। As India and China continue to seek a much needed modus vivendi to restore ties from the lowest point in decades and ensure peace on the border, they will also need to have a broader conversation about global currents that are reshaping their bilateral relations. जैसे जैसे भारत और चाइना अपने बहुत जो ज़रूरी मॉडस वाइवेंडी है, यानी हमारा जो आपसी रिश्ता है अच्छा, टाइज को वापस लाने का, जो उसको जो कि ज़रूरी है करना, जो जो प्रक्रिया है मॉडस वाइवेंडी, उसको रिस्टोर करने के लिए रिलेशंस को, जो कि सबसे नीचे रहे हैं कई दशकों के बाद अभी, और उनको वापस लाना ज़रूरी है और शांति को बॉर्डर पे बनाए रखना ज़रूरी है। तो ये भी ज़रूरी होगा उनके लिए कि जो ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन है ग्लोबल करेंट्स के बारे में, जो कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस को रीशेप कर रहा है, तो उसके बारे में भी उस कॉन्वर्सेशन को हमको करना पड़ेगा।